Two rod, one made of copper and other made of steel of same length and same cross sectional area are joined together. The thermal conductivity of copper and steel are 385 joule per second per Kelvin per meter and 50 joule सेम यूनिट में है. द फ्री एंड ऑफ कॉपर एंड स्टील आर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन इज नियरली. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा कि दो रॉड हैं, एक कॉपर की है और दूसरी स्टील, और इनका जो फ्री एंड है वो एक 100 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो ये हो गया 100 डिग्री सेल्सियस और ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस. तो हमें इस जंक्शन का टेम्परेचर T निकालना है. तो अगर हम देखें तो इससे जो हीट करंट जाएगा वही हीट करंट इससे जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में हीट करंट सेम रहता है. इसका मतलब है dQ/dt ऑफ कॉपर इक्वल टू dQ/dt स्टील. अरे हाँ कि ना, dQ/dt क्या है, ये है हीट करंट. तो हीट करंट जितना कॉपर में होगा उतना स्टील में होगा. और इसे कैसे लिखेंगे, K कॉपर KA/L और 100 माइनस T. तो इधर आ जाएगा 100 माइनस T इक्वल टू K स्टील अपॉन L इंटू A और इधर आ जाएगा T माइनस 0. अरे हाँ कि ना. तो इसे सॉल्व करेंगे तो A से A कट जाएगा, L से L कट जाएगा. K ऑफ कॉपर दे रखा है हमें 385, तो ये आ गया 385 और इधर आ गया 100 माइनस T इक्वल टू K स्टील कितना दे रखा है 50, तो इधर आ गया 50 और इधर आ गया T. तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 385 00 माइनस 385 T इक्वल टू 50 T. तो इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 385 T प्लस 50 T इक्वल टू 385 और 00. यहाँ से आ जाएगा 5 और 8 5 13 और 3 और 1 4 T इक्वल टू 385 00. तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा 385 00 अपॉन 435. तो 5 से काटेंगे 5 8 टाइम्स जाएगा और 3 7. यहाँ से काटेंगे तो 7 और कितना बचे 35 हो गया 700. तो T बराबर आ गया 7700 अपॉन 87. तो अगर हम देखें इसे हम लिख सकते हैं 77 अपॉन 87 इंटू 100. अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से थोड़ा सा कम है. तो यहाँ से आ जाएगा T बराबर आ जाएगा 0.885. इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.885 इंटू 100. तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा 88.5 डिग्री सेल्सियस. तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगा. A cup of coffee cools from 90 degree Celsius to 80 degree Celsius in T minute. When the room temperature is 20 degree Celsius, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at a room temperature at the same 20 degree Celsius is. क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 90 डिग्री से 80 डिग्री कूल करने में टी मिनट लगते हैं जब रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है. अगर 80 डिग्री से 60 डिग्री तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा. तो अगर हम यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएं तो dt बाई dt क्या होता है, K T इनिशियल प्लस T फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस T सराउंडिंग. अरे हाँ कि ना, यही होता है ना. तो dt क्या हो जाएगा 90 माइनस 80. तो ये आ गया 90 माइनस 80 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है T मिनट. तो T इक्वल टू K
टी इनिशियल है 90 और फाइनल है 80/2 माइनस टी सराउंडिंग है 20, तो इधर आ गया 20। यहाँ से आ जाएगा 10/t इक्वल टू के 85 माइनस 20, तो 10/t इक्वल टू के इंटू 65। तो इसे काटेंगे तो इधर आ जाएगा 5 से काटना 5 2 और इधर 1 3, तो k इक्वल टू आ गया 2/13t। तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई हमें t के टर्म में। तो दूसरी बार यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई मान लेते हैं टाइम लगता है t डैश इक्वल टू k की वैल्यू है 2/13t और 80 और 60 का एवरेज आ जाएगा 70 और सराउंडिंग टेम्परेचर है 20, तो 20। तो यहाँ से आ जाएगा 20/t डैश इक्वल टू 2/13t इंटू और ऊपर बचा 50, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो t डैश क्या आ गया, t डैश आ गया 13t/5, 13t/5। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से। 3 stars A, B, C have surface temperature TA, TB और TC respectively. A appears bluish, B appears reddish and C appears yellowish. तो हमें बताना है टेम्परेचर किस ऑर्डर में होंगे। तो क्या बोला जा रहा है, ए जो है ए का कलर है ब्लू और बी है रेड और सी क्या है, सी है येलो। अब हमें पता है कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ येलो इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू। अरे हाँ कि ना। तो अगर हम बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा टी क्या होता है, कांस्टेंट। अरे हाँ कि ना, कांस्टेंट। इसका मतलब है टी जो है टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो टी कम होगा। अगर लैम्डा का रेशियो ये हमें मतलब अभी हमने याद होता है हमें, तो टी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है टी रेड इज लेस देन टी येलो इज लेस देन टी ब्लू। यहाँ कि ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। रेड क्या है, रेड है ए, तो टी ए इज लेस देन टी येलो क्या है, सी इज लेस देन टी बी और आंसर ये हो जाएगा। तो टी बी बी सी ए ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The quantity of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2 through 1 Kelvin are in the ratio। देखो क्या दे रखा है कि दो स्फेयर हैं जिनकी रेडियाई है R1 और R2। इन दो स्फेयर का अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट लगेगी उसका रेशियो निकालना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है m/s डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मान लेते हैं रो, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब और एस डेल्टा टी। यहाँ से अगर हम Q देखें तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे हाँ कि ना, क्योंकि डेल्टा टी क्या है 1 केल्विन, एस कांस्टेंट है दोनों के लिए, रो भी कांस्टेंट है, 4/3 पाई भी कांस्टेंट है। मतलब Q जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आर क्यूब। यहाँ से आ जाएगा Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। अरे हाँ कि ना। तो R1 कितना है, R1 है 1.5, R2 और R2 तो R2 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और 3/2 की पावर 3 3 जा 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 27/8 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
A deep rectangular pond of surface area A containing water density rho दे रखा है, specific heat capacity S is located in a region where outside temperature is steady, value -26 degree Celsius. The thickness of frozen ice layer in this pond at a certain instant is X. Taking the thermal conductivity of ice as K and its specific latent heat of fusion L, the rate of increase of thickness of the layer at this instant would be given by. तो सवाल में क्या दे रखा है कि एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है हमारे पास और उसका जो सरफेस एरिया है वो है ए। तो सरफेस एरिया ये हो गया यहाँ से लेकर ये टोटल सरफेस एरिया क्या है ए, और इस पॉन्ड के जो ऊपर टेम्परेचर दे रखा है वो है -26 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा -26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और किसी इंस्टेंट पर जो आइस की जो लेयर है वो उसकी लेंथ है एक्स, ये जो एक्स, क्योंकि बोला जा रहा है थिकनेस ऑफ फ्रोजन आइस लेयर इन दिस पॉन्ड एट ए सर्टेन इंस्टेंट इज एक्स। तो आइस की लेयर की लेंथ हो गई एक्स, मतलब ये मान लेते हैं आइस की लेयर एक हो गई, मतलब इतनी आइस जम गई, तो इसकी लेंथ जो दे रखा है वो है एक्स। अब अगर ये ऊपर आइस है तो इसके नीचे पानी होगा, और अगर पानी होगा तो नीचे टेम्परेचर क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ कि ना, ऊपर -26 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उसकी वजह से यहाँ पे आइस जम गई। आइस की लेंथ हमें दे रखी है एक्स किसी इंस्टेंट पर, और आइस के नीचे क्या होगा पानी, और पानी अगर है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगर अब होगा क्या कि ऊपर -26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, नीचे है 0, मतलब नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। अरे हाँ कि ना, जो कि होगा dQ/dt। हीट करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो करेगा मतलब हीट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी, और अगर हीट ऊपर की तरफ फ्लो करेगी तो नीचे जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था पानी का वो गिर जाएगा। अरे हाँ कि ना, वो 0 से कम हो जाएगा, और अगर 0 से कम हो जाएगा तो नीचे भी बर्फ़ जमने लगेगी। तो मान लेते हैं किसी dt टाइम में ये पतली सी एक लेयर बर्फ़ की जम गई, मान लेते हैं ये वाली, और इसकी लेंथ मान लेते हैं dx। किसी dt टाइम में ये dx लेंथ की बर्फ़ जम गई। अब जमी क्यों है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ हीट फ्लो कर रही, और इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर यहाँ से हीट निकल जाएगी तो टेम्परेचर 0 से नीचे आएगा, और टेम्परेचर अगर 0 से नीचे आएगा तो यहाँ पे बर्फ़ जमेगी। तो मान लेते हैं dt टाइम में dx थिकनेस की बर्फ़ जम गई। तो अगर हम dq लिखना चाहें तो dq क्या होगा, dQ/dt इक्वल टू KA/L T1 + T2 अगर हम dQ लिखना चाहें अगर हम dQ/dt लिखना चाहें तो dQ/dt इक्वल टू आ जाएगा KA/L T1 - T2। अरे हाँ कि ना, तो हम dQ/dt यहाँ से लिख सकते हैं dQ/dt इक्वल टू K, एरिया है A, और जो लेंथ कितना है इस आइस की, लेंथ है x। तो ये हो गया x, और T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से -26 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट फ्लो हो रही है। तो ये आ गया 0 माइनस T2 कितना है -26, तो इधर आ गया -26। तो यहाँ से dQ हम लिख सकते हैं dQ/dt इक्वल टू KA/x × 26। तो dQ क्या आ जाएगा, dQ आ जाएगा 26 KA/x × dt। अरे हाँ कि ना, मतलब किसी जो हीट फ्लो हो रही वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। तो अगर हम इसे हीट को लिखना चाहें, हीट को जैसे इतनी लेयर बनने में कितनी हीट लगेगी, तो हीट कितना होगा m × l। इस आइस की जो लेयर है उसका मास कितना है, और इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ जाएगा 26 KA/x dt, और
इस लेयर का इस लेयर की जो आइस है उसका मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लेयर। वॉल्यूम ऑफ लेयर हो जाएगा एरिया इंटू डी एक्स, तो ए इंटू डी एक्स और ये हो गया एल। तो ए से ए कट गया और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस, मतलब डी एक्स बाई डी टी निकालना है। तो अगर हम यहाँ से डी एक्स बाई डी टी निकालना चाहें, डी एक्स बाई डी टी, तो वो आ जाएगा 26 के वाई एक्स और रो और एल नीचे आ जाएगा, रो इंटू एल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 26 के बाई रो एक्स एल, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। A copper rod of 88 centimeter and an aluminium rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature, length of aluminium rod। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कॉपर रोड की जो लेंथ है 88 सेंटीमीटर है, एल्यूमिनियम रोड की हमें पता करनी है, और बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फ़ा डेल्टा टी। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा इसकी लैंग्वेज में गलत है थोड़ी लैंग्वेज। इसमें होना चाहिए कि इंक्रीज इन, जो डिफरेंस इन इंक्रीज इन लेंथ है, मतलब जैसे अगर डेल्टा एल कॉपर का निकालें तो क्या आ जाएगा, एल कॉपर अल्फ़ा कॉपर इंटू डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना। उसी तरह से एल डेल्टा एल एल्यूमिनियम का निकालें तो वो आ जाएगा एल एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम इंटू डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा, इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल्टा एल कॉपर माइनस डेल्टा एल एल्यूमिनियम, ये जो डिफरेंस है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी गलत है। तो इनका जो डिफरेंस है चेंज इन लेंथ का डिफरेंस, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा एल कॉपर अल्फ़ा कॉपर डेल्टा टी माइनस एल एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना। तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एल कॉपर अल्फ़ा कॉपर माइनस एल एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम, अरे हाँ कि ना। और ये जो वैल्यू है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर आ रहा है इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो जीरो होगा, तभी ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एल कॉपर अल्फ़ा कॉपर इक्वल माइनस एल एल्यूमिनियम अल्फ़ा एल्यूमिनियम इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर एल एल्यूमिनियम निकालना हम चाहें तो एल कॉपर अल्फ़ा कॉपर अपॉन अल्फ़ा एल्यूमिनियम, अरे हाँ कि ना। तो लेंथ ऑफ कॉपर रोड दे रखा है 88 सेंटीमीटर इंटू अल्फ़ा ऑफ कॉपर, अल्फ़ा ऑफ कॉपर होता है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5, और अल्फ़ा ऑफ एल्यूमिनियम होता है 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 22 से काटेंगे तो 22 चौक 88 और 17 चौक 68, तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन ए लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री सेल्सियस। टाइम टेकन टू कूल द सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे। तो न्यूटन्स लॉ क्या होता है, डी टी बाई डी टी, डी कैपिटल टी बाई डी टी इक्वल टू के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग, अरे हाँ कि ना। तो डी टी क्या हो जाएगा 80 माइनस 70, तो ये आ गया 80 माइनस का 70 अपॉन टाइम लग रहा है 12 मिनट, तो ये आ गया 12 इक्वल टू के टी इनिशियल है 80 टी फाइनल है 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग कितना है, टी सराउंडिंग है 25, तो ये आ गया 25, तो इधर आ गया 10 बाई 12 इक्वल टू के
इधर आ गया 80 और 70 का जो एवरेज होगा वो 75 माइनस का 25, तो इधर आ गया 10/12 इक्वल टू के इंटू 50। तो ये 0 से 0 कट गया, तो के बराबर आ जाएगा, यहाँ से के बराबर आ जाएगा 1/12 तो यहाँ से के की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी बार इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इससे आ जाएगा 70, दूसरे केस के लिए 70 से 60 तक जाना है, तो 70 माइनस 60 डिवाइडेड बाई टाइम मान लेते हैं टी डैश इक्वल टू के की वैल्यू है 1/60 और टी इनिशियल है 70, टी फाइनल है 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग है सेम 25, तो 10/t डैश इक्वल टू 1/60 इंटू 70 और 60 का एवरेज आएगा 65 में माइनस 25, हाँ तो 40, तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो इधर आ गया 4 और नीचे आएगा 3, तो टी डैश क्या आ गया, टी डैश आ गया 10 3 जा, ऐसे इसे काट देंगे तो 5 जा, तो 5 3 जा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी इज P and it radiates maximum energy at wavelength lambda naught. If temperature of the body is not changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated by becomes n times P, then the value of n. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई ब्लैक बॉडी है जिसकी पावर है P और ये मैक्सिमम एनर्जी निकालती है लैम्डा नॉट वेवलेंथ पे, और जब इसकी वेवलेंथ 3/4 लैम्डा नॉट होती है तो पावर होती है n टाइम्स P, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है सिग्मा E A T⁴, अरे यहाँ के ना, तो यहाँ से पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, अरे यहाँ के ना, क्योंकि बाकी टर्म तो कांस्टेंट हैं, तो P1/P2 इक्वल टू T1/T2 की पावर 4, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ जाएगा, इसे अभी तक इतना ही रखते हैं। अगर बीन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू होता है कांस्टेंट बी, तो टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से अगर हम देखें तो T1/T2 इक्वल टू λ2/λ1, अरे हाँ कि ना, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो P1 कितना है, P1 है P और P2 है n टाइम्स P, अरे हाँ कि ना, T1/T2 की वैल्यू डाल सकते हैं λ2/λ1, λ2/λ1 की पावर 4, तो P से P कट गया, तो इधर आ गया 1/n इक्वल टू λ2 कितना है 3/4 लैम्डा, तो 3/4 लैम्डा नॉट, और λ1 है लैम्डा नॉट की पावर 4, तो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट गया, तो इधर आ गया 1/n इक्वल टू 3/4 की पावर 4, तो n इक्वल टू आ जाएगा 4/3 की पावर 4, तो n बराबर आ जाएगा 4 × 16 256, और नीचे का 9 नेम 81, तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी 256/81, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ से। A spherical black body with radius 12 cm radiates 480 watt power at 500 Kelvin. If radius were halved, temperature doubled, the power radiated in watt would be. तो सवाल में क्या दे रखा है कि एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है हमारे पास जिसकी रेडियस हमें दे रखी है, रेडियस r बराबर कितना है, r बराबर है 500 केल्विन, और पावर भी दे रखा, पावर है 450 वाट, और टेम्परेचर है 500 केल्विन, रेडियस है हमारे पास 12 सेंटीमीटर।
12 सेंटीमीटर। तो और इस अब क्या किया गया कि इसकी रेडियस जो है वो आधी कर दी गई, मतलब r/2, तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अरे हाँ कि ना। और इसका टेम्परेचर था जो वो डबल कर दिया गया, मतलब T डैश हो गया 2 × 500, मतलब 1000 केल्विन। टेम्परेचर डबल कर दिया गया, तो पावर हमें बतानी है, तो पावर मान लेते हैं P डैश। तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है सिग्मा E/T⁴। अरे हाँ कि ना। अब अगर हम इसमें देखें तो सिग्मा तो कांस्टेंट होता है, ई अगर ब्लैक बॉडी है तो 1, तो यहाँ से P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/T⁴। तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम लिख सकते P/P डैश इज इक्वल टू A/T⁴ अपॉन A/T⁴। अरे हाँ कि ना। तो पहले पावर है कितना, 450 वाट, तो 450 अपॉन P डैश हमें निकालना है, तो P डैश इक्वल टू एरिया हो जाएगा 4πr², तो 4πr²। अरे हाँ कि ना। और टेम्परेचर T² अपॉन नीचे वाला एरिया, मतलब इसका एरिया हो जाएगा 4π, इसकी रेडियस आधी कर देगी, मतलब r/2, तो r/2 का स्क्वायर इनटू टेम्परेचर कितना हो गया, डबल, तो T की जगह पे आ जाएगा 2T⁴। अरे हाँ कि ना। टेम्परेचर डबल कर दिया गया है, तो इधर आ जाएगा 450/P डैश इक्वल टू 4π से 4π कट गया, ऊपर बचा है r² T⁴, r² अपॉन r² 2 × 4 इंटू 2 × 4, 4 4 16, तो 16T⁴। तो ये और ये कट गया, तो 4 4 16, तो यहाँ से आ गया 450 डिवाइडेड बाई P डैश इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा P डैश 4 × 450, तो इधर आ गया 1800 वाट। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 2 rod A and V of different material are welded together as shown in the figure. Their thermal conductivity are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod. क्वेश्चन में क्या दे रखा कि 2 रोड हमारे पास हैं और उनका थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 है। तो अगर हम इन दोनों रोड को देखें तो ये पैरेलल में जॉइंट हैं, तो इन्हें हम रोड को में रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर ऊपर वाले का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 इक्वल टू आ जाएगा, इसकी टोटल लेंथ क्या है D, तो dy K1 × A। अरे हाँ कि ना। उसी तरह इसका निकालेंगे R2, तो R2 इक्वल टू क्या होगा, dy K2 × A। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो इसे जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बना देंगे, R इक्विवेलेंट। अरे हाँ कि ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी D/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया। एरिया कितना है, एरिया इसका है A और इसका है A, तो दोनों का ये वाला जो एरिया हो गया वो 2A हो गया, तो इंटू 2A। तो अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं पैरेलल में तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अरे हाँ कि ना। तो 1/R1 को हम लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इंटू 2A/D। अरे हाँ कि ना। उसी तरह से R1 को लिख सकते हैं K1 × A/D प्लस K2A/D। तो D और D कट गया, A और A कट गया, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ गया, K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो यही आंसर आ जाएगा, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर A। A black body is at a temperature of
5760 Kelvin, the energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nanometer is U1, at wavelength 500 nanometer is U2 and 1000 nanometer is U3. बीन्स कांस्टेंट हमें दे रखा है इतना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो अगर हम बीन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इक्वल टू क्या होता है बी. अरे हाँ कि ना. तो लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा, लैम्डा मैक्स आ जाएगा. ये लैम्डा मैक्स क्या होता है, लैम्डा होता है लैम्डा एसोसिएटेड विद मैक्सिमम एनर्जी होता है. तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू आ गया बी वाई कैपिटल टी. वी की वैल्यू दे रखी है 2.88 इंटू 10 टू द पावर 6 और टेम्परेचर में दे रखा है कितना 5760. तो 5760 तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 का मल्टीप्लाई, इसे काटेंगे ये आ गया 2 मतलब 20. तो लैम्डा मैक्स यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 10 टू दी पावर 6 और 2 3 मतलब ऊपर आ गया 3. तो लैम्डा मैक्स क्या आ गया, लैम्डा मैक्स आ गया यहाँ से 500 नैनोमीटर. इसका मतलब है जो एनर्जी एसोसिएटेड विद मतलब लैम्डा एसोसिएटेड विद मैक्सिमम एनर्जी है 500 नैनोमीटर. मतलब ये वो लैम्डा है जिस पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी. तो 500 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ होगी उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इस वाले केस में. तो 500 नैनोमीटर वाला जो है उसकी एनर्जी है U2. तो U2 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा. तो U2 इज ग्रेटर देन U1. ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. A body cools from temperature 3T to 2T in 10 minutes. The room temperature is T. Assume that Newton's law of cooling is applicable. The temperature of the body at the next 10 minutes. क्या हो जाएगा, तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे. यहाँ से क्या होता है डी टी वाई डी टी इक्वल टू के टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी नोट मतलब टी सराउंडिंग. तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा 3T माइनस 2T अपॉन टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट. तो 10 मिनट इक्वल टू के एवरेज करेंगे तो 3T प्लस 2T डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग है T. तो इसे सॉल्व करेंगे, इधर आएगा T/10 इक्वल टू के और इधर आएगा 3T और 2T 5T अपॉन 2 2.5T 2.5T माइनस T 1.5T. तो इधर आ गया 1.5T. तो T से T कट गया तो इधर आ गया 1.5 K इक्वल टू 1/10. तो इसे पॉइंट हटाएंगे नीचे आ गया 10. तो 10 से 10 कट गया तो K यहाँ से मिल गया 1/15. अब हमें निकालना है कि नेक्स्ट 10 सेकेंड में टेम्परेचर क्या होगा. तो दोबारा से लगा देंगे 2T टेम्परेचर से दोबारा लगाएंगे. तो इधर आएगा 2T, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं दोबारा. तो 2T से मान लेते हैं टेम्परेचर हो गया T डैश और टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट. तो नीचे आ गया 10 इक्वल टू K कितना है, K है 1/15 और एवरेज हो जाएगा 2T प्लस T डैश डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग. टी सराउंडिंग पहले जितना है T. तो यहाँ से आ गया 2T माइनस टी डैश अपॉन 10 इक्वल टू 1/15. इधर आ गया T प्लस टी डैश बाई 2 माइनस टी. तो T से T कट गया और 2 से 2 5 जा 10 और 5 से 5 3 जा 15. तो यहाँ से आ गया 2T माइनस टी डैश इक्वल टू टी डैश बाई 3. तो 2T इक्वल टू आ जाएगा T डैश प्लस टी डैश बाई 3. तो 2T बराबर आ गया 3 × 3 और 1 4T डैश बाई 3. तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4. तो यहाँ से आ गया, यहाँ से T डैश आ गया
3/2 T, तो 3/2 T ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। A piece of ice falls from a height h so that it melt completely. Only 1/4 of heat is produced is absorbed by the ice and all energy of ice get converted into heat during the fall. The value of h. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक आइस का पीस है वो किसी h हाइट से नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लेते हैं ये है h, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक गिरने में जो जिसकी एनर्जी है, इसकी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका 1/4 एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब अगर यहाँ से यहाँ तक गिरेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, E एनर्जी होगी mgh के बराबर। अरे हाँ कि ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक गिर रहा है तो उसकी एनर्जी है mgh, और इसमें बोला जा रहा है कि जितनी भी एनर्जी इसके पास थी उसका 1/4 जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो रहा होगा, mgh/4। अरे हाँ कि ना, और जितना ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इससे ये पूरा मास जो है आइस का वो पिघल जा रहा है। इसका मतलब है इतनी एनर्जी बराबर हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट। अरे हाँ कि ना, तो m से m कट जाएगा तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा 4L/g। अरे हाँ कि ना, 4L/g, तो h बराबर आ गया 4L, कितना है, L है 3.4 इंटू 10⁵ अपॉन g की वैल्यू है 10, तो h बराबर आ गया 4 × 16, 4 × 12 और 1 13, तो 13.6 इंटू 10⁴। इसे हम लिख सकते हैं 136 किलोमीटर। अरे हाँ कि ना, तो ऑप्शन नंबर बी। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर α1 and α2. Length of brass and steel are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which one of the following relation hold good? तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक ब्रास है हमारे पास, ब्रास, और एक स्टील की रॉड है, और इनकी जो लेंथ, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो α1 है और α2। अरे हाँ कि ना, और इनकी लेंथ है L1 और दूसरे की है L2। और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, L2 माइनस L1 इज सेम है किसी भी टेम्परेचर पर। तो मान लेते हैं डेल्टा टी टेम्परेचर हमने बढ़ाया, तो डेल्टा टी के बाद इसकी जो फाइनल लेंथ आ जाएगी L1 डैश इसे बोल देते हैं, वो क्या आ जाएगी L1 प्लस α1 डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसकी लेंथ क्या हो जाएगी L1 प्लस α1 प्लस इंटू डेल्टा टी। उसी तरह से L2 की जो लेंथ हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, मान लेते हैं L2 डैश, और वो होगी L2 1 प्लस α2 इंटू डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना, ये हो गई टेम्परेचर बढ़ाने के बाद लेंथ, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम किसी भी टेम्परेचर पर। इसका मतलब है L2 माइनस L1 इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आएगा L2 माइनस L1 इक्वल टू L2 डैश क्या है, L2 डैश है L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से आ गया L2 माइनस L1 इक्वल टू L2 प्लस L2 α2 डेल्टा टी, और इधर आ जाएगा L1 माइनस L1 α1 डेल्टा टी। तो L2 से L2 कट गया, माइनस का L1 से माइनस का L1 कट गया, और इधर बचा 0 और इधर
डेल्टा टी कॉमन मिल जाएगा और इधर बचेगा L2 अल्फ़ा 2 इक्व माइनस L1 अल्फ़ा 1, अरे हाँ कि ना, तो डेल्टा टी को 0 के नीचे ले जाएंगे, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा L1 अल्फ़ा 1 इक्वल टू L2 अल्फ़ा 2, और यही आंसर आ जाएगा हमारा L1 अल्फ़ा 1 L2 अल्फ़ा 2, ऑप्शन नंबर सी। Two identical bodies are made of a material for which heat capacity increases. Heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius while other is at 0 degrees Celsius. If two bodies are brought in contact, then assuming no heat loss, final temperature would be. तो फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है। देखो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है MS डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना, और MS को बोलते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इसे डिनोट कर देते हैं S से, ठीक। और इसमें बोला जा रहा है हीट कैपेसिटी वो इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट कैपेसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, अरे हाँ कि ना, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हीट कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी इज ग्रेटर देन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी। तो यहाँ से आएगा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इज ग्रेटर देन 1, अरे हाँ कि ना, इसे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देते हैं। अब अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से देखें तो हीट लॉस इक्वल टू क्या होता है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, हीट गेन। अब हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस कैसे लिखेंगे, हीट लॉस लिखेंगे इस वाले फार्मूले से। MS क्या है, हीट कैपेसिटी, तो हीट लॉस लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी और इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हॉट बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और फाइनल कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं T। उसी तरह से हीट गेन लिखेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी और जो कॉमन टेम्परेचर माना है हमने T माइनस, और जो कोल्ड बॉडी है उसका टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का 0। तो यहाँ से आ जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी 100 माइनस T इक्वल टू T हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, तो हीट ये है हॉट बॉडी, तो हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इक्वल टू क्या आ गया, T अपॉन 100 माइनस T, अरे हाँ कि ना। और अगर हम ये वाला टर्म देखें हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी, ये वाला टर्म है ग्रेटर देन 1, क्योंकि अभी हमने निकाला था हीट कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडी अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म ग्रेटर देन 1 हो गया, तो T अपॉन 100 माइनस T इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T इज ग्रेटर देन 100 माइनस T, तो 2T इज ग्रेटर देन 100, तो T इज ग्रेटर देन 50, अरे हाँ कि ना, 50 डिग्री सेल्सियस, तो इज मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। टू एंड ऑफ ए मेटल रॉड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट फ्लो इज फाउंड टू बी 4 जूल पर सेकेंड if end are maintained at temperature 200 degree Celsius and 210 degree Celsius, the rate of heat flow। तो रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट करंट, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस और दूसरे एंड पे टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो हीट करंट फ्लो करेगा dQ/dt वो हमें दे रखा है कितना, 4 जूल पर सेकेंड। तो dQ/dt क्या होता है, dQ/dt होता है dQ/dt इक्वल टू होता है KA/L इंटू डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना। तो इसमें ये वाला जो टर्म है KA/L ये तो कांस्टेंट है, तो dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना। तो जब 110 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस इनका डेल्टा टी क्या है 10 डिग्री, अरे हाँ कि ना। लेकिन जब
200 डिग्री सेल्सियस और 210 डिग्री सेल्सियस, इनका भी डेल्टा टी, इसे 1 बोल देते हैं, डेल्टा टी 2 क्या होगा, वो भी 10 डिग्री सेल्सियस होगा। अरे हाँ कि ना, अगर टेम्परेचर डिफरेंस दोनों जगह सेम है तो dQ/dt जो है वो भी सेम होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है हीट करंट जो होगा अगले केस, दूसरे केस में वो भी 4 जूल पर सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डेल्टा टी तो सेम है दोनों के लिए। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज दिस, गामा की वैल्यू दे रखी है। द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन फॉर ए राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन इट्स टेम्परेचर। देखो दिया क्या रखा है, गामा दे रखा है, गामा इक्वल टू 5 × 10⁻⁻4 केल्विन इनवर्स, अरे हाँ कि ना, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, मतलब डी रो वाई रो निकालना है हमें। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, अरे यहाँ की ना, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो इक्वल टू लिख सकते हैं मास वॉल्यूम की पावर -1। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर दें वी के टर्म में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा डी रो वाई डी वी इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट है, अब वॉल्यूम का वॉल्यूम के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो -1 पहले से था, एक पावर और कम हो गई, तो यहाँ से आ गया डी रो वाई डी वी इक्वल टू माइनस का एम वी की पावर -2, इसे लिख सकते हैं माइनस का m/v², अरे हाँ कि ना, तो डी रो वाई डी वी का अगर मोड हम लिखना चाहें तो मोड आ जाएगा m/v × 1/v, अरे हाँ कि ना, तो इसे हम लिख सकते हैं डी रो वाई डी वी का मोड इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेंसिटी रो इनटू 1/v, तो डी रो वाई रो इक्वल टू आ जाएगा डी वी वाई वी, अरे हाँ कि ना, और डी वी वाई वी इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से डेल्टा बी वाई वी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेल्टा बी वाई वी हो जाएगा गामा डेल्टा टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो इधर क्या है डी बी वाई वी, इधर है डेल्टा बी वाई वी, तो सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इधर जो RHS है और इधर LHS है वो दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से आएगा डी रो बाई रो इक्वल टू गामा डेल्टा टी, अरे हाँ कि ना, तो इधर आ जाए, इसकी वैल्यू डालेंगे, गामा में दे रखा है 5 × 10⁻⁻4 और डेल्टा टी है 40, तो इधर आ जाएगा 5 को 20 यानी कि 2 × 10⁻⁻2, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.02, यही आंसर आ जाएगा हमारा, तो 0.02 ऑप्शन नंबर बी। Steam at 100 degree Celsius is passed into 20 gram of water at 10 degree Celsius. Then water acquires temperature of 80 degree Celsius. The mass of water present will be. अगर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से देखें तो हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, अरे हाँ कि ना, जितना स्टीम हीट लॉस करेगा उतना पानी को हीट मिलेगा, अरे हाँ कि ना, तो हीट लॉस क्या होगा, हीट लॉस होगा, मान लेते हैं m मास का स्टीम जो है वो पानी में कन्वर्ट हुआ, तो पहले तो स्टेट चेंज होगा, जो स्टीम है वो लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पानी में चेंज होगी, तो उसमें हीट जो रिलीज होगी वो होगी m × लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे हाँ कि ना, अब ये होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आ गया,
अब 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर ले जाना है, तो वो हो जाएगा एम डेल्टा टी। अरे हाँ कि ना। उसी तरह से हीट गेन 20 ग्राम वाटर है तो 20, इसे मान लेते हैं एम डैश इंटू एस डेल्टा टी डैश। अरे हाँ कि ना। तो मास कितना है स्टीम का, मास है एम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 450 कैलोरी, तो 540 कैलोरी, तो 540 प्लस इधर है एम, एस समय दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी इंटू डेल्टा टी। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है उसे 80 डिग्री सेल्सियस पर लाना है, तो डेल्टा टी हो गया 20 इक्वल टू मास ऑफ वाटर, ये है मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर है 20 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू डेल्टा टी। 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री पे ले जाना है, तो डेल्टा टी हो गया 70। तो यहाँ से आ गया एम 540 प्लस 20 इक्वल टू 7 दूनी 14, तो 140। तो एम बराबर आ जाएगा यहाँ से 140 अपॉन 0, 4 और 2 6 और 1 5, 0 से 0, 14 से काटेंगे तो इधर 14 से कुछ 56, तो एम इक्वल टू आ गया 1/4। तो मास इक्वल टू आ जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा एम डैश यहाँ से एम मिल गया हमें 2.5 ग्राम। ये एम क्या है, ये एम वो है जो स्टीम जो थी वो 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी में कन्वर्ट हुई, तो ये स्टीम का मास है, और 20 ग्राम पानी पहले से है, तो टोटल मास क्या हो गया, टोटल मास हो जाएगा, ये तो 2.5 जो ग्राम है वो स्टीम थी, और 20 ग्राम पानी पहले से था, तो 20 इधर आ गया 22.5 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। Certain quantity of water cools from 70 degree Celsius to 60 degree Celsius in first 5 minutes and to 54 degree Celsius in next 5 minutes. The temperature of surrounding. तो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे यहाँ से, dt/dt इक्वल टू k t इनिशियल प्लस t फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस t सराउंडिंग। अरे हाँ कि ना। तो dt क्या है, dt है 70 माइनस 60 और टाइम है 5 मिनट इक्वल टू k 70 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस t सराउंडिंग। तो यहाँ से आ जाएगा 70 माइनस 60 10 अपॉन 5, तो 2 इक्वल टू k, इधर आ गया 65 माइनस टी नॉट, इसे बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी बार जब लगाएंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस से 54 डिग्री सेल्सियस तक आया, तो 60 माइनस 54 डिवाइडेड बाई टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो 5 इक्वल टू k, और 54 इसका एवरेज हो जाएगा 60 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी सराउंडिंग, तो टी नॉट। तो इधर आ जाएगा 6/5 इक्वल टू k, इसका एवरेज लेंगे तो 57, इधर आएगा 57 माइनस टी नॉट, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 अगर करेंगे तो इधर आ जाएगा 2/6/5, तो अपॉन है 5 तो 5 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू k है तो k कट जाएगा, तो इधर आ गया 65 माइनस टी नॉट अपॉन 57 माइनस का टी नॉट। तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, तो 5 7 जा 7 पना 35, 25 और 3 28। तो इधर आ गया 2 8 5 से, और इधर आएगा माइनस का 5t नॉट इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19 माइनस 3
टी नॉट, तो इधर आ जाएगा 2T0 इक्वल टू 285 माइनस 195, तो T0 यहाँ से आ जाएगा, इधर आ गया 90 और डिवाइडेड बाई 2, तो T0 इक्वल टू आ गया 45 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। A piece of iron is heated in a flame. If first appears dull red, then becomes reddish yellow and finally turns white hot. The correct explanation of the above observation is possible by वीन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है लैम्डा टी इक्वल टू वी, अरे हाँ कि ना, तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, मतलब या फिर ऐसे बोलें कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, क्योंकि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ घटेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ के ही अकॉर्डिंग उसका कलर होगा। तो कलर चेंज हो रहा तो बीन्स लॉ के अकॉर्डिंग आंसर इसका बीन्स लॉ आ जाएगा, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो ऑप्शन नंबर बी। इफ रेडियस ऑफ ए स्टार इज आर एंड इट एक्ट एज ब्लैक बॉडी, what would be the temperature of star in which rate of energy production is Q? रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन में दे रखा है Q, तो रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, अरे हाँ कि ना, ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी पावर होता है और रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन वो भी पावर है, तो डी क्यू बाई डी टी हो गया कितना, Q दे रखा है। और डी क्यू बाई डी टी हम लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, अरे यहाँ कि ना, तो यहाँ से क्या आएगा, हमें निकालना क्या है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है, तो टी टू दी पावर 4 आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा ई ए, तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा ई ए की पावर 1/4, अरे हाँ कि ना, तो T बराबर आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा ई ए। एरिया ऑफ स्टार क्या होगा, एरिया ऑफ स्टार हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, अरे हाँ कि ना, और इसकी पावर 1/4, तो Q अपॉन सिग्मा, और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो T बराबर आ जाएगा Q अपॉन सिग्मा, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू होती है 1, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ गया 4 पाई आर स्क्वायर की पावर 1/4, तो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा की पावर 1/4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन इज एट 50 Kelvin heated to 300 Kelvin at a constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which one of the following graph represent variation of temperature with time? तो हमें 50 Kelvin से लेकर हीट करना है 300 Kelvin तक, ठीक। 50 Kelvin पे लिक्विड ऑक्सीजन है, और लिक्विड ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 90 Kelvin बॉइलिंग पॉइंट अगर 90 Kelvin है तो पहले 50 Kelvin से 90 Kelvin तक जाएंगे, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, और फिर 90 Kelvin पे स्टेट चेंज होगा, और जब स्टेट चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, अरे हाँ कि ना, कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और फिर उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो पहले तो बढ़ेगा टेम्परेचर, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट होगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो पहले बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें देखते हैं, इसमें देखो स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखें लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया। अगर हम ये वाला टर्म देखें तो पहले बढ़ा, फिर स्टेट चेंज हुई तो कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद फिर बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए था, यही आंसर आ जाएगा। इसमें अगर देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ा, लेकिन इसके बाद भी कर्व की तरह बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट होना चाहिए था, उसके बाद बढ़ेगा वो भी स्ट्रेट लाइन की तरह बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो गया। इसमें तो कांस्टेंट नहीं हो रहा है कहीं पे, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा।
When 1 kg of ice at 0 degree Celsius melt to water at 0 degree Celsius, the resulting change in its entropy taking latent heat of ice be 80 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंट्रोपी चेंज, मतलब डेल्टा एस निकालना है। तो डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई टी, अरे हाँ कि ना। तो डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अरे हाँ कि ना, और अपॉन टेम्परेचर। तो मास कितना है 1 kg, तो 1 kg को लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें दे रखा है 80 कैलोरी, तो 80 अपॉन टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलेंगे तो आएगा 273 केल्विन, अरे हाँ कि ना। तो इधर आ जाएगा 800/273 इंटू 100, अरे हाँ कि ना। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसे 0 मान लेते हैं, तो 0 से 0 कट गया, तो 27 से 80 काटेंगे तो लगभग 3 आएगा। तो इसे ये लगभग आ जाएगा 300 कैलोरी पर केल्विन। तो 300 के अप्रोक्स ऑप्शन नंबर सी है, तो यही आ जाएगा आंसर। A cylindrical metallic rod in thermal contact with two reservoirs of heat at its two end conduct an amount of Q heat in time t. The metallic rod is melted and material is formed into a rod of half the radius of the original rod. What is the amount of heat conducted by the new rod when placed in thermal contact with the two reservoirs in time t? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 रिजर्वॉयर हैं जिनका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2। तो T1 अगर ज़्यादा है तो इसमें एक हीट करंट फ्लो करेगा इधर की तरफ, अरे हाँ कि ना, जिसे हम लिख सकते हैं dQ/dt, और इसे हम लिख सकते हैं कितना, Q हीट ट्रांसफ़र हो रही है T टाइम में, तो इसे हम लिख सकते हैं Q/T इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2, अरे हाँ कि ना। तो इसे और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो इधर आ जाएगा Q/T इक्वल टू K, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r², अरे हाँ कि ना। अगर इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि r है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया हो गया पाई r² अपॉन इसकी लेंथ मान लेते हैं l, ठीक। और इधर मान लेते हैं टेम्परेचर है T1 माइनस T2, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया गया कि इस रॉड को पिघला के एक दूसरी रॉड बनाई गई जिसकी रेडियस इसकी हाफ है। तो अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस कितनी है, r/2, अरे हाँ कि ना। इसकी रेडियस क्या है, r/2। तो अगर हम देखें तो इसका इसी रोड से ये वाली रोड बनाएगी तो इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, मतलब B1 इक्वल टू B2, अरे हाँ कि ना। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो इसका एरिया कितना था, एरिया था पाई r² और इसकी लेंथ थी l, और इसका एरिया कितना होगा पाई r/2 का स्क्वायर, और इसकी लेंथ मान लेते हैं l'। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया, r² से r² कट जाएगा, तो इधर आ जाएगा l बराबर 1/4 l'। तो l' इक्वल टू आ गया 4l, मतलब इसकी जो लेंथ है वो हो गई 4 टाइम्स l। इसका टेम्परेचर कितना है T1 और इसका टेम्परेचर है T2, और इसमें अगर हम हीट करंट लिखना चाहें तो Q/, इसमें अगर हम हीट करंट लिखना चाहें तो मान लेते हैं Q' हीट ट्रांसफ़र हुई, टाइम है T। तो Q'/T इक्वल टू K एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई r/2 का स्क्वायर।
के ए बाई एल, एल कितना है, एल है 4L, तो 4L इंटू T1 माइनस T2, अरे हाँ कि ना, इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो आ जाएगा Q बाई Q डैश इक्वल टू K इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन L, इधर आ जाएगा K इंटू पाई आर स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 4, और ऊपर चल रहा पहले से 4L, और ये वाला जो टर्म है वो दोनों में है तो वो कट जाएगा। तो K पाई आर स्क्वायर कट गया, L से L कट गया, तो यहाँ से Q डैश इक्वल टू आ गया Q बाई 16। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। The two rod of length L and a uniform cross sectional area A are kept at a two temperature T1 and T2. T1 is greater than T2. The rate of heat transfer dq by dt through the rod in steady state. तो dq by dt क्या होता है, dq by dt होता है जो हीट करंट होता है उसे बोलते हैं dq by dt, और dq by dt होता है k a y l और T1 माइनस T2, अरे हाँ कि ना, तो देख लेते हैं कौन सा सही है, के ए बाई एल T1 माइनस T2, ऑप्शन नंबर डी है के ए बाई एल T1 माइनस T2, ठीक है। A black body at 227 degree Celsius radiate heat at the rate of 7 calorie per centimeter second square. At a temperature of 727 degree Celsius, rate of heat radiated in the same unit. तो हमें क्या दे रखा है, T1 दे रखा है। T1 क्या है, T1 इक्वल टू है 227 डिग्री सेल्सियस, इसे अगर केल्विन में बदलेंगे तो आ जाएगा 227 प्लस 273 इक्वल टू 500 केल्विन, और T2 में दे रखा है T2 बराबर 727, तो 727 डिग्री सेल्सियस, इसे हम लिख सकते हैं 727 प्लस 273 इक्वल टू 100 केल्विन। तो T1 T2 पता चल गया। पावर में दे रखा है P1, रेडिएट हीट, तो ये पावर दे रखा है 7, तो P1 इक्वल टू है 7 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड, और हमें P2 निकालना है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4, और क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है तो ई क्या होगा, ई होगा 1, और सिग्मा और ए कांस्टेंट है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, तो P1 बाई P2 इक्वल टू आ जाएगा T1 बाई T2 की पावर 4। P1 है 7 और हमें P2 निकालना है, तो इधर आ गया P2 इक्वल टू T1 कितना है, वो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। तो T1 हमें दे रखा 500 और T2 है 1000 की पावर 4, तो इसे काटेंगे, नीचे आया 2, तो 7 अपॉन P2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 जा 4 4 जा 16, तो यहाँ से P2 इक्वल टू आ जाएगा P2 इक्वल टू 7 इंटू 16, तो P2 आ जाएगा 112, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ से।